तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 271 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन फेंग की फाइट होने वाली है प्रिंस चैंग फेंग के साथ। तो प्रिंस चैंग फेंग उसे पूरी कहानी सुनाता है कि टियान फेंग कहां से बना, टियान फेंग की पावर कहां से आई और साथ ही एंड के ऊपर अपनी ब्लड स्पिरिट की पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी ब्लड स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी ब्लड स्पिरिट की पावर काफी ज्यादा होती है। तो इसी के साथ ही मां लिन फेंग जो होता है उसे कहता है, तो मां लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो ब्लड मार्शल स्पिरिट है क्या इसका होना कोई बहुत ही खास बात है। इसी के साथ ही मां लिन फेंग भी वहां पर अपनी ब्लड मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि ड्रैगन होती है। तो मां लिन फेंग वहां पर नो सर्वाइवल ड्रैगन को रिलीज कर देता है जो कि ब्लड स्पिरिट है। तो लिन फेंग उसे कहता है चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर ब्लड स्पिरिट किसकी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर प्रिंस चैंग फेंग कहता है ये तो हिमालयन ड्रैगन ब्लड स्पिरिट है, यानी कि ये भी एक नई तरह की ब्लड स्पिरिट है जो कि फैमिली जनरेशन में आगे की तरफ बढ़ती है। तो प्रिंस चैंग फेंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास भी एक ब्लड स्पिरिट है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे से ज्यादा होती तो यहाँ पर काफी बुरी हालत में होता, लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से हारने वाले हो चाहे तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट ही क्यों ना हो। मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे डबल है, तुम 3rd की लेयर पर हो और मैं इस वक्त 6th की लेयर पर हूँ। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लिन फेंग मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है। पहले सबसे पहले वो यहाँ पर स्पीड उसे दिखाता है। वो लिन फेंग के सामने खड़ा होता है, वहाँ पर से गायब होने के बाद वो लिन फेंग के सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। लिन फेंग के पास उसके पंच को अवॉइड करने का मौका भी नहीं होता। लिन फेंग को एक पंच मारने के बाद गायब होता है, फिर से दूसरी साइड के ऊपर से आता है, लिन फेंग के मुंह पर दूसरा पंच मारता है, फिर तीसरा पंच मारता है। ऐसे वो लिन फेंग की बॉडी के बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। लिन फेंग कहता है इसकी स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है, ये तो चू ज़ेन फेंग से भी ज्यादा तेज है। मुझे किसी न किसी तरह इसके अटैक्स को अवॉइड करना होगा, वरना यहाँ पर बैटल से पहले मैं इतना ज्यादा वीक हो जाऊंगा कि मैं और ज्यादा आगे फाइट नहीं कर पाऊंगा। प्रिंस चैंग फेंग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर से भागना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड कर पाओगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार वो थंडर फायर को रिलीज कर रहा होता है। ग्रीन कलर की थंडर फायर के साथ वो लिनजी के ऊपर अटैक करने लगा है। तो लिन फेंग कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सामने की तरफ से जो थंडर फायर रिलीज हो रही होती है वो ग्रीन कलर की थंडर फायर जो होती है वो लिन फेंग की बॉडी के ऊपर जहाँ पर भी लगती है वहाँ पर कट्स लग जाते हैं, यानी कि वो ब्लेड की तरह काम कर रही होती है। लिन फेंग कहता है मैं यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को भी यूज कर लूँ तब भी मैं यहाँ पर इसके अटैक्स को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। तब मैं सिर्फ और सिर्फ 3000 रोटेशन की पावर को यूज कर सकता हूँ। मैं इसकी थंडर फायर के बीच से अपने 3000 रोटेशन की पावर को यूज करते हुए गुजर तो सकता हूँ, आगे निकल जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी कल्टीवेशन लेवल लो है, मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल ज्यादा होने की वजह से इसके पास जो थंडर फायर है वो मेरी ब्लड स्पिरिट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आज मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल में डिफरेंस क्या होता है। तुम्हारा लिन फेंग वहाँ पर जीतने का अपना एक फार्मूला तैयार कर रहा था कि कैसे वो इसको हरा सकता है। तो वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मेरे पास जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका होगा और उस मौके के लिए ये करना होगा कि मुझे यहाँ पर अपनी फायर को यूज करते हुए थंडर लोटस बनाना होगा, सॉरी फायर लोटस बनाना होगा। और फायर लोटस बनाने के बाद सारी की सारी की एनर्जी उसके अंदर एंटर करनी होगी, वरना मैं यहाँ पर इसको नहीं हरा सकता। लोटस के अंदर सारी पावर होनी चाहिए। तो लिन फेंग यहाँ पर ये सोचने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जबकि दूसरी तरफ से प्रिंस चैंग फेंग जो होता है वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है और कहता है लिन फेंग चलो जल्दी से अब मर जाओ। तो वो उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी थंडर फायर के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। तो लिन फेंग हिट होने के बाद पीछे की तरफ गिरता है। लिन फेंग की चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट भी लग जाता है। प्रिंस चैंग फेंग उसे कहता है कि लिन फेंग बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, यहाँ पर किसी दूसरे पावरफुल बंदे के सामने आने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो लिन फेंग भी मार खाने के बाद पीछे हटता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन में मुझसे ज्यादा हायर हो, तो तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल एक पैदा हुए बच्चे की तरह हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ कल्टीवेशन के हिसाब से, वजह से तुम यहाँ पर मुझे आसानी से हरा पा रहे हो। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतने ज्यादा प्राउडली कैसे खड़े हो। तुम्हें तो यहाँ पर शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम एक लोअर कल्टीवेशन के बंदे को यहाँ पर हराने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही लिन फेंग कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट करने वाला हूँ। तुम्हारा लिन फेंग वहीं पर अपनी डीमन फॉर्म में आता है और इसी के साथ ही वो अपनी फायर को रिलीज करता है। फायर के साथ वहाँ पर लोटस बनाता है। लिन फेंग अपना लोटस बनाने के बाद अपने आसपास की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था। वो की पावर को अब्जॉर्ब करते हुए इस लोटस पावर को पावर दे रहा होता है। चैंग फेंग ये देखने के बाद कहता है क्या ये तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक है। हाँ मुझे लगता है कि यही तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक है। अगर यही है तो फिर तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि इस टेक्निक को मैं बड़ी आसानी से टैकल कर लूंगा। प्रिंस चैंग फेंग वहाँ पर सामने एक बड़ा सा थंडर फायर बॉल बनाता है और उस फायर बॉल को सामने की तरफ फेंक देता है हमारे लिन फेंग की तरफ। तो लिन फेंग की तरफ वो थंडर बॉल जो होता है उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि हमारे लिन फेंग उस थंडर बॉल के सामने खड़ा होता है। थंडर बॉल का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और लिन फेंग का साइज उसके सामने बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे वो थंडर फायर बॉल हमारे लिन फेंग के करीब पहुंचता है तो हमारे लिन फेंग वहीं पर अपनी विंड पावर को यूज करता है, क्योंकि वो विंड को कंट्रोल कर सकता है। तो बड़ी आसानी से वहाँ पर साइड के ऊपर घूम जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। वो फायर बॉल जैसे ग्राउंड के ऊपर गिरता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे का काफी बड़ा ग्राउंड का हिस्सा टूट जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका दिखाई दे रहा होता है। सभी देखने वाले कहते हैं तो उनकी पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिबल है। ऐसे लगता है जैसे कि ज़ून की लेयर के 2 एक्सपर्ट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग फाइट कर रहे हैं, हमें यहाँ से दूर हटना होगा, हम लोग भी यहाँ पर जख्मी हो सकते हैं। तो प्रिंस चैंग फेंग कहता है कि लिन फेंग चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे तुम कितनी बार मेरे अटैक्स को अवॉइड क्यों ना कर लो, आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। लिन फैंग ने अपने लोटस फ्लावर को बना लिया होता है और उसको बनाकर उसके अंदर एनर्जी को इम्प्यूट कर रहा होता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मरोगे। मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। चैंग फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एरोगेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ, इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बात कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारे प्लान की अच्छी बात समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर अपनी ब्लैक लोटस को यूज करते हो, मुझे हराना चाहते हो और तुमने अपनी सारी की सारी प्योर की एनर्जी इसके अंदर यूज कर दी, जबकि तुमने मेरे अटैक को अवॉइड किया, उसे डायरेक्टली ब्लॉक नहीं किया। मतलब यह है कि तुम्हारी आखिरी उम्मीद तुम्हारी जो ब्लैक लोटस है, इस ब्लैक लोटस की मदद से तुम मुझे हरा पाओगे। नीचे खड़े सभी लड़के कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। चैंग फेंग तो लिन फेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लिन फेंग ने अपने सारे के सारे मूव्स को यूज कर दिया, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लोटस ही बचा है। उसी के साथ ही लिन फेंग वहाँ पर खड़े खड़े अपनी शामन स्पिरिट को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से चैंग फेंग जो होता है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो वो उसे कहता है तो तुम यहाँ पर मेरे पर सोल अटैक करना चाहते थे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सोल अटैक मेरे पर काम करेगा? इतनी ज्यादा थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरे पर सोल अटैक नहीं कर सकते। लिन फेंग उसे कहता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो इसी के साथ ही लिन फेंग अपने पास से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, यानी कि अपनी ब्लड स्पिरिट को रिलीज करता है, साथ ही अपनी पॉइजन स्पिरिट को रिलीज करता है और साथ ही उसके हाथ में लोटस होता है, दूसरे हाथ में उसके पास अपना सन बैनर होता है। तो वो चारों चीजों को एक साथ ही रिलीज करता है। तो उसके बाद लिन फेंग कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो, क्योंकि लिन फेंग ने वहाँ पर अपनी 4 एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक्स को रिलीज किया है, तो उनके साथ उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि नीचे देखने वाले सभी लोग कहते हैं कि लिन फेंग के पास तो बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और बहुत सारे टेक्निक्स भी मौजूद हैं। तो अब हमारा लिन फेंग यहाँ पर अपने फाइनल मूव को चलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो अपने हाथ में जिस हाथ में उसने 3000 हेरुका की पावर्स को रिलीज किया होता है, वो हेरुका की पावर्स को रिलीज करने के बाद बैनर को हाथ में पकड़ता है, बैनर के साथ सामने की तरफ बैनर को घुमाते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही लोटस फ्लावर को भी सामने की तरफ फेंक देता है। वो लोटस फ्लावर जो होता है वो ड्रैगन के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, ड्रैगन का मुंह खुला होता है, वो उस लोटस फ्लावर को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। पर सामने प्रिंस चांगफंग खड़ा होता है। प्रिंस चांगफंग जो होता है वो कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका अटैक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मैं इस अटैक को इस तरह ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। प्रिंस चांगफंग वहाँ पर ये सोच रहा था कि वो अटैक को ब्लॉक कैसे करेगा, कि उसी वक्त लिन फेंग जो होता है वो पर्सनली वहाँ पर पहुंच जाता है। लिन फेंग उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर से बिल्कुल भागकर नहीं जा सकते, क्योंकि भागने का टाइम खत्म हो गया है। लिन फेंग जाकर उसके मुंह के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है। लिन फेंग का पंच जो होता है वो 3000 हेरुका की पावर के साथ लैस होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पावर्स के साथ जो होता है प्रिंस चांगफंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो इसी के साथ ही लिन फेंग अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, अपनी स्नेक वाली मास्टर स्पिरिट के साथ उसको वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट में बांधकर अपने सामने रखा होता है और साथ ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसको गले से पकड़ता है, उसका गला दबाना स्टार्ट करता है। तो लिन फेंग उसका गला दबा रहा होता है और उसे कह रहा होता है तुमने यहाँ पर मुझे टियान फेंग की कहानी सुनाई, वो सारी की सारी कहानी, वो ग्लोरी की कहानी, वो सिर्फ और सिर्फ टियान फेंग की थी, वो तुम्हारी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर वो वाली मास्टर स्पिरिट जो कि उसने हासिल की थी वो तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट में मिली है, तुम तो यहाँ पर उस ब्लड स्पिरिट को अच्छे से यूज भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारा लिन फेंग उसे कहता है कि अब जबकि तुम उस ब्लड स्पिरिट को जो तुम्हें गिफ्ट में मिली थी उसको यूज भी नहीं कर पा रहे, तो फिर ठीक है वो वाली मास्टर स्पिरिट मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसको यूज कर लूंगा। तुम्हारा लिन फेंग अब उसकी बॉडी के अंदर से मास्टर स्पिरिट को ऑब्जर्व करने लगा है। तुम्हारा लिन फेंग वहाँ पर उसकी मास्टर स्पिरिट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, जबकि चैंग फेंग वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लिन फेंग ने उसकी पूरी की पूरी बॉडी को वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया, उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद मास्टर याओ कहते हैं क्या प्रिंस ऑफ चैंग फेंग यानी प्रिंस चैंग फेंग टियान फेंग का प्रिंस वो मर चुका है। ठीक है, सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लिन फेंग ने तो यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया, उसकी ब्लड स्पिरिट के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी लिन फेंग की बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो चुकी है, तो वो मर चुका है, प्रिंस चैंग फेंग मर चुका है। अब ये सभी लोग जो कि टियान फेंग से होते हैं सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा प्रिंस मर चुका है, सेकंड एनिमी मर चुका है और बाकी के सभी लोग मर चुके हैं, तो फिर हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा। मतलब यह है कि हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स मर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। जैसे एक और जो होता है जो कि एक एनिमी होता है वो कहता है कि शुक्र है कभी तक लिन फेंग ने मुझे देखा नहीं, चलो मैं यहाँ से निकल चलता हूँ। सभी लोग वहाँ से पीछे की तरफ खिसकना शुरू करते हैं, सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ से भागकर जा रहे होते हैं और कहते हैं लिन फेंग हमें यहाँ पर रिडेक्ट मत करना, हमारे सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं, हम लोग यहाँ से भागकर जा रहे हैं। जबकि हमारा लिन फेंग जो होता है उनमें से एक की तरफ देखता है जो कि एक एनिमी होता है, वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। लिन फेंग अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, टियान फेंग के सभी लोग यहाँ पर मरेंगे। लिन फेंग अपने हाथ में अपनी हेरुका की पावर को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसको मार सके। जो एनिमी होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है प्लीज लिन फेंग मुझे मत मारो, लेकिन वहाँ लिन फेंग उसके करीब जाकर उसे एक पंच मारता है। जैसे वो उसे एक पंच मारता है कि पंच के साथ वो लड़का वहीं पर मर जाता है। उस लड़के के मरने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा लिन फेंग उन सभी लोगों की तरफ देखता है कि अब उन सभी को कैसे मारा जाए, क्योंकि वो सभी लोग उससे काफी दूर होते हैं, लेकिन इसी के साथ उन सभी के ऊपर भी अटैक होता है, तो सभी के सभी लड़के वहीं पर मरकर नीचे गिर जाते हैं। हमारा लिन फेंग कहता है कि ये सभी लोग जिन लोगों ने ब्लैक कलर के क्लॉक्स पहने हुए हैं ये सभी लोग कौन है, सभी लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, इन सभी लोगों को मार कर ये लोग टियान फेंग के लोगों को क्यों मार रहे हैं, मेरी मदद आखिर कोई
कोई क्यों करेगा। पर बहुत सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लोग होते हैं जो कि इन लोगों को मार रहे होते हैं। तो वो कहता है ये सभी लोग यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को मार क्यों रहे हैं, जबकि वहाँ पर जो अपने लोग होते हैं वो सारे ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लिन फेंग इंपीरियल पैलेस में टियानफेंग के लोगों की जान ले रहा है। लिन फेंग ने अपने साथ कुछ और लोगों को भी बुलाया हुआ है। ये सारे असैसिन लिन फेंग के हैं। सभी को नहीं पता होता है कि ये सारे के सारे प्रिंस वूजा के हैं, यानी सेकंड प्रिंस के हैं। तो लिन फेंग कहता है ये डॉन वूजा हो सकता है कि वो यहाँ पर अपने रास्ते की रुकावट को हटा रहा है, लेकिन फिर से सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर इन सभी को मरवाया है। वो बैकग्राउंड में काम करना बहुत ही अच्छे से जानता है। मास्टर रू इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होते हैं। मास्टर रू कहते हैं ये सब कुछ ज़ुजू के प्रिंस सेकंड प्रिंस वूजा ने किया है, क्योंकि सेकंड प्रिंस वूजा को जैसे ही लगा कि टियानफेंग का चैंगफेंग यहाँ पर मर चुका है तो बाकी सभी लोगों को भी मर जाना चाहिए, तो उसने बाकी सभी लोगों को भी यहाँ पर मार दिया। क्योंकि वैसे भी तो इल्जाम लिनफेंग के ऊपर ही आने वाला है कि उसने चैंगफेंग को मारा है, तो अगर बाकी के सभी लोग भी मारे जाते हैं तो सारा का सारा इल्जाम भी लिनफेंग के ऊपर ही आएगा। तो प्रिंस वाकई में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और क्रूल है। टियानफेंग के बहुत सारे जीनियसेस अपने प्रिंस के साथ यहाँ पर आए थे। प्रिंस के साथ साथ जितने जीनियस यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर मर चुके हैं, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। टियानफेंग ने इस बार अपने 7 एनिमीज को भेजा था। 7 एनिमीज में से 6 मर चुके हैं और इसके अलावा इनका प्रिंस चैंगफेंग जो कि खुद भी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था, उसके पास ब्लड स्पिरिट की पावर भी थी, चारा भी यहाँ पर लिनफेंग के हाथों से मारा जा चुका है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये टियानफेंग के लिए एक बहुत ही बड़ा का होने वाला है कि उनके बहुत सारे जीनियसेस एक ही बार में मारे गए। प्रिंस वूजा अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से आओ, यहाँ पर सफाई करो, सारी लाशों को यहाँ पर से हटा दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे ड्रैगन माउंटेन के एम्बेसडर को ये सीन गंदा लगे, उनके लिए रास्ते को साफ किया जाए। और उसके बाद प्रिंस वूजा मास्टर रू और मास्टर जाओ से कहता है मास्टर रू मास्टर जाओ प्लीज मुझे माफ करना, उनका मूड तो नहीं यहाँ पर खराब हुआ, चलो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर जाओ उसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ुजू के अंदर तो वाकई में बहुत सारे जीनियसेस हैं। ये बात तो यहाँ पर डिसाइसिव हो चुकी है कि यहाँ पर ज़ुजू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट इस लिनफेंग के अंदर है कि लिनफेंग आगे क्या करने वाला है। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं थोड़ी देर पहले इस फाइट के शुरू होने से पहले मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। अगर मैं वहाँ पर ये फैसला करता कि लिनफेंग को फाइट करने नहीं दी जाएगी तो उस वक्त मैं लिनफेंग का दुश्मन बन जाता और ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला किया लिनफेंग के साथ दुश्मनी ना करके। जबकि वहाँ लिनफेंग ऊपर खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अब जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर करवाना होगा ताकि मैं जल्दी से दोबारा से हील हो जाऊं। लिनफेंग अपनी आंखें खोलता है, सामने की तरफ देखता है तो प्रिंस वूजा उसे कहता है कि लिनफेंग क्या तुम ठीक हो? मां लिनफेंग उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने बस यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया, इसी वजह से मैं एक्सर्टेड हूँ, मुझे बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना होगा और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो प्रिंस वूजा उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ जिंजी की जगह के ऊपर चले जाओ, जिंजी के पैलेस में चले जाओ, यहाँ पर प्रिंस जिंजी के पास चले जाओ और उसके बाद आज रात मेरे पैलेस के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है, एक बैंक्वेट पार्टी होने वाली है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा। लिनफेंग उसे कहता है क्या वाकई में वहाँ पर जा सकता हूँ प्रिंस जिंजी के पैलेस में? अच्छा ठीक है फिर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वूजा उसे कहता है हाँ ठीक है वहाँ पर चले जाओ। तुम्हारा लिनफेंग जो होता है वो जिंजी के पैलेस की तरफ चला जाता है, जबकि वूजा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है मैं यहाँ पर प्रिंसेस जिंजी यानी अपनी बहन को यूज करता हूँ लिनफेंग को सेड्यूस करने के लिए और वो उसे सेड्यूस करने में कामयाब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लिनफेंग को हम लोग और भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनफेंग उन सभी लोगों से कहता है मिस्टर रू मिस्टर जाओ ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जबकि मिस्टर जाओ से कहते हैं हाँ ठीक है यंग मैन जाओ जाकर रेस्ट करो, सभी लोग बैंक्वेट पार्टी में तुम्हारा इंतजार करेंगे, रिकवर होकर जल्दी से वहाँ पर आना। मास्टर जाओ वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अगर ये लड़का बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरता नहीं है तो मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही जल्दी मुझसे भी आगे निकल जाएगा और ये अपनी कल्टीवेशन पाथ में एक राइजिंग स्टार बनने वाला है और इसी तरह ये बाकी की दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में इंपीरियल रेजिडेंसी का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस जिंजी रहती है। तुम्हारा लिंजू जाता है वहाँ पर, पहले प्रिंसेस जिंजी अपना म्यूजिक बजा रही होती है, वो जीतर बजा रही होती है और बड़ी आराम से सुकून से वहाँ पर जीतर बजा रही होती है। वहाँ लिनफेंग वहाँ पर लैंडिंग करता है। प्रिंसेस कहती है कौन है जहाँ पर इतनी हिम्मत हुई जो मेरे पैलेस में डायरेक्टली आ गया? तुम्हारा लिनफेंग कहता है मैं हूँ। तो वो उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो देखने के बाद जल्दी से भागती है उसकी तरफ आगे बढ़ती है और जाकर उसकी इंजरीज को देखती है और कहती है लिनफेंग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें चोट कहाँ से लगी? तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर पहले एक फाइट की थी जिसमें प्रिंस चैंगफेंग मेरे हाथों से मारा गया, चैंगफेंग और उसके कुछ लोग मेरे हाथ से मारे गए जिसकी वजह से मैंने कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया। रोना शुरू कर देती है और कहती है मैंने साथ ही रहना चाहिए था, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो लिनफेंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, बिल्कुल सही सलामत हूँ। प्रिंसेस लिनफेंग से कहती है तो तुमने चैंगफेंग को मार दिया, लेकिन वो तो टियानफेंग का प्रिंस था, क्या तुमने वाकई में प्रिंस को मार दिया है? तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि हाँ मैंने प्रिंस चैंगफेंग को मार दिया, उसने आज ही रात मुझे मारने के लिए अपने लोग भेजे थे, उसने अपने कंट्री के कुछ लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था, तो अब उसका मरना मेरे हाथों से तय था क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना बदला लिया है, वरना वो मुझे मारने के लिए और ज्यादा लोगों को भेज सकता था। तो प्रिंसेस उसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि मेरे भाई वूजा ने इस बारे में क्या कहा और ड्रैगन माउंटेन से आए हुए एम्बेसडर्स क्या उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा? तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि नहीं उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, स्पेशली तुम्हारा भाई, उसने बाकी के बचे हुए टियानफेंग के सभी लोगों को मार दिया। प्रिंसेस जिंजी से कहती है तो इस बात का मतलब क्या है? क्या इस बात का मतलब यह कि तुम बिल्कुल सेफ हो? तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि मैं
बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। प्रिंसेस जिंजी उसे कहती है अच्छा ठीक है लिनफेंग, अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सुकून मिला कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि तुम मेरे प्राइवेट बाथरूम में जा सकते हो, वहाँ पर जाकर तुम हॉट स्प्रिंग में बैठकर नहा सकते हो, वहाँ पर बैठकर जब तुम नहाओगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से हील हो जाएगी। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा शर्माता है, फिर साथ ही उसे कहता है वाकई मैं तुम्हारे प्राइवेट हॉट टब में जाकर नहा सकता हूँ, लेकिन कहीं के तुम पहले वहाँ पर नहाकर तो नहीं आई क्या, उस पानी में तुम पहले तो नहीं नहा सकी। फिर साथ ही लिनफेंग आगे बढ़ता है, उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे कहता है प्रिंसेस जिंजी मुझे ये बताओ तुम मुझे वहाँ पर क्यों भेज दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे साथ वहाँ पर एक साथ नहाना चाहती हो, हम लोग एक साथ भी वहाँ पर जाकर नहा सकते हैं। प्रिंसेस जिंजी उसे कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम वहाँ पर जाओ जाकर अकेले ही नहाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्योरिटी स्टोन लगे होते हैं, वो सारे के सारे प्योरिटी स्टोन जो है वो उनकी मदद से बॉडी को जल्दी से हील कर पाओगे। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद हमारा लिनफेंग नहाने के लिए चला जाता है। पर हमारी एपिसोड 272 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।